नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को मुंबई से एक क्रूज को गोवा रवाना होना था। इस क्रूज पर करीब 1800 मेहमानों की मौजूदगी की उम्मीद थी। गोवा तक के सफर में क्रूज पर बहुत सारी पार्टी होनी थी। इस क्रूज को साउथ मुंबई के क्रूज टर्मिनल से रवाना होना था और इस क्रूज टर्मिनल की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी सीआईएसएफ की। सितंबर के आखिरी हफ्ते में सीआईएसएफ एनसीबी को एक सूचना देती है। एनसीबी इसके बाद हरकत में आती है और फिर शुरू होता है ऑपरेशन मुंबई टू गोवा। 5 सितंबर के आखिरी हफ्ते की है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सीआईएसएफ को एक सूचना मिलती है। सूचना ये थी कि मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज में मिड सी पार्टी होगी और इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होगा। सीआईएसएफ ये जानकारी सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी को देती है। सीआईएसएफ के पास जो पूरी जानकारी थी वो ये थी कि मुंबई से गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज एक एंटरटेनमेंट टीवी चैनल फैशन टीवी की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। इस इवेंट का नाम है ट्रेआर। इस इवेंट के तहत 2 अक्टूबर को क्रूज शाम 4 बजे मुंबई पोर्ट से गोवा के लिए रवाना होना था और 4 अक्टूबर की सुबह मुंबई वापस आना था। समंदर के ऊपर इस 2 दिन के इवेंट के दौरान क्रूज पर कई कार्यक्रम रखे गए थे। देश विदेश के कई मशहूर डीजे इसमें हिस्सा ले रहे थे। अलग अलग म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने थे और साथ ही खास मेहमानों की खास पार्टी भी रखी गई थी। मुंबई टू गोवा की इस मिड सी पार्टी के लिए बाकायदा ऑनलाइन टिकटें मिल रही थी। 2 रात और 2 दिन के इस टूर पैकेज की सबसे सस्ती टिकट 80,000 रुपए थी। इस क्रूज पर एक वक्त में लगभग 1800 मेहमान सफर कर सकते थे। सीआईएसएफ को मिली जानकारी के मुताबिक इसी पार्टी में कुछ लोगों के जरिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाना था। सूचना मिलते ही एनसीबी की टीम हरकत में आ गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े खुद इस ऑपरेशन को लीड करने लगे। इत्तेफाक से ब्लाड पियर रोड पर जिस जगह मुंबई में एनसीबी का दफ्तर है उससे मुश्किल से आधे किलोमीटर की दूरी पर मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, जहां से सभी क्रूज रवाना हुए। एनसीबी के अफसरों को पहले से ही इनपुट मिली थी कि जो क्रूज मुंबई से गोवा की तरफ जाने वाला है उस पर रेव पार्टी होने वाली है, उस पर ड्रग्स का सेवन कुछ आने वाले लोग करने वाले हैं। इसी के तहत शनिवार के दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है, आप देख सकते हैं बलाड एस्टेट इलाके में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पैसेंजर क्रूज टर्मिनल है। जो क्रूज जहाज होते हैं उसका टर्मिनल यहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। यहां से करीब 25 अफसर निकले, वो लोग पैसेंजर टर्मिनल पहुंचे और बतौर पैसेंजर वहां पर रुके रहे। उन्होंने सीआईएसएफ अफसरों से भी बात की थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। एनसीबी की टीम ने अब सबसे पहले ट्रेआर्क नाम के उस इवेंट की पड़ताल शुरू की जो दिल्ली की एक कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही थी। पर एनसीबी की दिक्कत यह थी कि क्रूज पर करीब 1800 मेहमान सवार होंगे। अब ऐसे में उसी क्रूज पर सवार होकर इतने सारे लोगों की तलाशी कैसे लेंगे। दूसरी दिक्कत यह थी कि क्रूज पर एनसीबी अफसर बनकर सवार हो नहीं सकते थे, वरना सभी मेहमान पहले से ही चौकन्ने हो जाते। तीसरी दिक्कत यह थी कि अगर मुंबई पोर्ट पर क्रूज के रवाना होने से पहले ही एनसीबी अपना ऑपरेशन शुरू कर देती तो किसी को भी रंगे हाथों पकड़ना मुश्किल हो जाता। लिहाजा एनसीबी ने तय किया कि वो मिड सी में यानी बीच समंदर में अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। एनसीबी अब तक हर जगह छापे मार चुकी थी, मगर बीच समंदर में एनसीबी अपने इतिहास में पहली बार ऑपरेशन करने जा रही थी। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए जरूरी था कि पहले क्रूज पर सवार हुआ जाए। और बस यहीं से एनसीबी की प्लानिंग शुरू होती है।
एनसीबी की टीम सबसे पहले ऑनलाइन मिर्ची पार्टी की टिकट चेक करती है। इसके बाद एनसीबी के 6 अफसरों की टिकट बुक की जाती है। शक न हो लिहाजा ये 6 टिकट 3 अलग अलग लॉट में बुक की जाती है। एक टिकट की कीमत थी 80,000 रुपए, यानी एनसीबी ने अपने 6 अफसरों के लिए 4,80,000 रुपए के टिकट बुक किए। एनसीबी को डर था कि ज्यादा स्टाफ के टिकट बुक कराने से मामला बिगड़ सकता है, लेकिन दिक्कत यह भी थी कि दूसरी तरफ करीब 1800 मेहमान थे। लिहाजा एनसीबी इस ऑपरेशन में सीआईएसएफ को भी अपने साथ मिला लेती है। सीआईएसएफ से कहा जाता है कि अगर बीच समंदर में रेड मारनी पड़े तो उनकी टीम तैयार रहे। साथ ही 6 बोट को भी किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रखा जाता है। क्रूज को 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे साउथ मुंबई के क्रूज टर्मिनल से रवाना होना था, लेकिन मेहमान सुबह 10 बजे से ही क्रूज पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। एनसीबी की अंडरकवर टीम तय वक्त पर ग्रीन गेट से क्रूज में दाखिल हो जाती है, जबकि एनसीबी के करीब 15 से ज्यादा लोग बाहर क्रूज के किनारे खड़े होकर मेहमानों पर लगातार अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं। वो लोग खास तौर पर हर मेहमानों के बॉडी लैंग्वेज को देख रहे थे। क्रूज टर्मिनल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है, जबकि तलाशी और चेकिंग मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के स्टाफ करते हैं। एनसीबी की टीम ये देखना चाह रही थी कि सीआईएसएफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की तलाशी के दौरान कौन कौन घबरा रहा है, पर अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। क्रूज की रवानगी में अब देरी हो चुकी थी। कुछ खास मेहमान अब तक नहीं पहुंचे थे, उन्हीं का इंतजार हो रहा था। आखिरकार रात होते होते सभी मेहमान क्रूज पर पहुंच चुके थे। इसी के बाद क्रूज के स्टाफ ने सीआईएसएफ के जवानों से गुजारिश की कि वो कुछ रास्ता बना दें जिससे बिना लाइन में लगे कुछ वीआईपी गेस्ट क्रूज तक पहुंच सके। जरूरी जांच की शर्तों के साथ सीआईएसएफ ने इसकी इजाजत दे दी। इसी दौरान आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट वीआईपी गेस्ट के तौर पर टर्मिनल में दाखिल होते हैं। दोनों के आईडी कार्ड की जांच होती है, उनके सामान की स्कैनिंग की जाती है। ये सब कुछ एनसीबी के अंडरकवर स्टाफ दूर से लगातार देख रहे थे। इसी बीच जैसे ही अरबाज के जूते की स्कैनिंग होती है, आर्यन अचानक घबरा उठता है। नर्वस आर्यन को देखते ही एनसीबी के अंडरकवर स्टाफ अलर्ट हो जाते हैं। इसी के बाद एनसीबी की टीम आर्यन और अरबाज को पूछताछ के लिए रोक लेती है। अब तक समीर वानखेड़े भी वहां पहुंच चुके थे। पूछताछ में आर्यन और अरबाज ने बताया कि उनका 8 लोगों का एक ग्रुप है, उनमें से 6 पहले ही क्रूज के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसी के बाद एनसीबी ने क्रूज पर रेड डालने का फैसला किया। अरबाज और आर्यन के 8 लोगों के इस ग्रुप के पास से कुल 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएम के 22 पिल्स बरामद हुए। तलाशी के दौरान आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। एनसीबी की टीम ने क्रूज पर कई घंटों की तलाशी की। फिर उसे लगा कि इस ग्रुप के अलावा बाकी लोग बेदाग हैं, लिहाजा क्रूज को गोवा जाने की इजाजत दे दी। जबकि अरबाज और आर्यन समेत ग्रुप में शामिल 8 लोगों को अपने साथ एनसीबी की टीम एनसीबी के दफ्तर ले आई। ये क्रूज अपने 8 मेहमानों को छोड़कर गोवा पहुंची और फिर 4 अक्टूबर की सुबह वापस मुंबई पहुंच गई। मुंबई आने के बाद सोमवार सुबह एनसीबी की टीम ने एक बार फिर इस क्रूज की तलाशी ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो चीफ है समीर वानखेड़े, वे पहुंचे हैं और इसी शिप से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। 8 लोग को डिटेन किया गया था। इसी शिप पर रेव पार्टी चल रही थी जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की थी। अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अफसर है वो ऊपर की तरफ वहां पर मौजूद है। वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। आज सुबह ही ये जो शिप है वो यहाँ पर पहुंची है, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो सीनियर ऑफिशियल है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो इनपुट्स मिला था उसके बाद इस शिप में छापेमारी हुई थी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आर्यन ने बताया कि उसे इस क्रूज पर 2 दिन के इस इवेंट में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। हालांकि बाद में उसे पता चला कि उसके नाम पर ऑर्गेनाइजर ने बाकी मेहमानों को इकट्ठा कर लिया। सौरभ वक्तानिया, तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। ड्रग्स के इस्तेमाल के साथ साथ ड्रग्स को लेकर की गई बातचीत यानी मोबाइल पर होने वाले चैट भी आजकल अहम सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को आर्यन खान को
3 और दिनों यानी 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। हालांकि एनसीबी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में ये कहा है कि आर्यन खान के खिलाफ अब तक सिर्फ ड्रग्स के सेवन के ही सबूत मिले हैं। ड्रग्स खरीदने या बेचने को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन कुछ ऐसे चैट जरूर मिले हैं जिनकी जांच की जानी अभी बाकी है। और इसी के बाद अदालत ने आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक के लिए हिरासत में भेज दिया। सोमवार को आर्यन खान और उसके साथियों को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर्यन अर्लीकर की अदालत में पेश किया गया, जहां आरोपियों के वकील और एनसीबी की ओर से सरकारी वकील के बीच उनकी कस्टडी को लेकर जमकर बहस हुई। एनसीबी ने रविवार को दावा किया था कि उसके पास क्रूज ड्रग्स पार्टी के सिलसिले में आर्यन खान समेत गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ ड्रग्स डीलरों से रिश्ते साबित करने के लिए सबूत मौजूद हैं, जबकि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे आर्यन को किसी ड्रग्स रैकेट का हिस्सा मानने से लगातार कोर्ट में इनकार करते रहे। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन की कस्टडी 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। एनसीबी की ओर से सरकारी वकील ने सभी आरोपियों की 11 अक्टूबर यानी 9 दिनों की कस्टडी मांगी। एनसीबी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेजा को 8C20 और एनडीपीएस एक्ट की धारा 35 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 5 दूसरे लोगों को भी पकड़ा गया है। इन सभी लोगों के बीच संदिग्ध लेन देन हुआ है और एक पेडलर को भी पकड़ा गया है। ऐसे में पेडलर और क्रूज से गिरफ्तार लोगों के रिश्तों की पड़ताल करना जरूरी है। सरकारी वकील का कहना था कि ये आरोपी कोडवर्ड का इस्तेमाल कर ड्रग्स खरीदते हैं और अभी इनके अलावा कई और संदिग्ध एनसीबी की रडार पर हैं। इतना ही नहीं, आर्यन के मोबाइल फोन से कई चौंकाने वाली और आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं, जिनका ड्रग्स कनेक्शन है। असल में क्रूज में हुई पार्टी का इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से रिश्ता है। एनसीबी के बड़े अफसरों ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि ये इन्वेस्टिगेशन दूर तक जाएगा और इसमें कई और बड़े नाम शामिल होंगे। यही वजह है कि एनसीबी ने कोर्ट में भी कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट बेहद अहम है, जिसके जरिए वो ड्रग पैडलर्स तक और सप्लायर्स तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है अब एनसीबी को 3 दिन की और कस्टडी मिल गई है और पहले से मौजूद 8 लोग जो क्रूज से हिरासत में लिए गए हैं, उनका आमना सामना आर्यन खान से कराया जाएगा। जवाब में आर्यन की ओर से अदालत में बहस कर रहे सीनियर वकील सतीश मानशिंदे ने अपने मुवक्किल का जमकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि आर्यन को क्रूज में एक मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। उनके पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुई, बल्कि उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम ड्रग्स मिली है। मानशिंदे ने कहा कि एनसीबी किसी और के पास से हुई ड्रग्स की बरामदगी पर आर्यन की कस्टडी मांग रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक किसी दूसरे के पास से हुई बरामदगी किसी और के रिमांड का आधार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर आर्यन के फोन से कोई चैट मिली है तो ज्यादा से ज्यादा उनके किसी से कनेक्शन के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन बगैर किसी बरामदगी के रिमांड नहीं दी जा सकती। मानशिंदे ने कहा कि ड्रग्स को लेकर चैट करना ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। एनसीबी ने आर्यन के उन दिनों के चैट को भी डाउनलोड किया है जब वो यूएस में थे। उसी आधार पर एनसीबी इसे इंटरनेशनल मामला बता रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आर्यन उन दिनों अपनी यूनिवर्सिटी में कई बार गए। उनका कहना था कि एनसीबी ने कल सिर्फ 2 दिन की कस्टडी मांगी थी और चूंकि शाम बहुत देर से पेशी हुई, वो जमानत की अर्जी दाखिल नहीं कर सके। मुंबई से विद्या और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।